गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं सीपीसी पे एक वीडियो सेशन बनाऊंगा जिसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की एग्ज़ाम में जो एलएलबी 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो कितना ज़रूरी होगा, उसको कितना मतलब आपको देखना ज़रूरी है, वो आपके लिए कितना लाभदायक होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूट्स ऑफ सिविल नेचर। सूट्स ऑफ सिविल नेचर की बात जब हम करते हैं तो ये सीपीसी के सेक्शन 9 में बताया गया है। सीपीसी को हिंदी में बोलते हैं, इसका पूरा नाम है दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 में सिविल वाद के नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे मामले होंगे जो सिविल नेचर में आएंगे। तो आप एक सामान्यतः ये भी बता सकते हैं कि ऐसे मामले जो आपराधिक मामले नहीं होते हैं वो दीवानी मामले होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं जैसे कि पूजा से संबंधित वाद हो गया, पूजा करने का या पूजा से संबंधित वाद है, ये आपका दीवानी मामला हो गया। ये दीवानी नेचर का यानी कि सिविल नेचर का वाद है। इसी के साथ साथ आप भागीदारी हो गई, पार्टनरशिप। तो भागीदारी के जितने मामले होते हैं वो मामले सभी सिविल नेचर के मामले होते हैं। उसके साथ ही साथ विवाह विच्छेद हो गया। विवाह विच्छेद में भी ये मामले भी, विवाह विच्छेद के मामले भी सिविल नेचर के मामले होते हैं। भाटक हो गया, भाटक यानी कि रेंट, जैसे कमरे का किराया हो गया या कहीं चुंगी है या रेहड़ी है, इस तरह के जो रेंट होते हैं जिन्हें भाटक कहा जाता है, ये मामले भी सिविल नेचर के मामले होते हैं। साथ ही साथ जब हम स्पेसिफिक रिलीफ चाहते हैं, विशिष्ट अनुतोष बोलते हैं जिसे, विशिष्ट अनुतोष जैसे मामले भी सिविल नेचर के मामले होते हैं। तो ये रहा आपका सिविल नेचर के वाद, जितने भी सिविल नेचर के वाद हैं जिनको मैं बताया। इसके बाद एक वाद आता है जिसे रिप्रेजेंटेटिव सूट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सूट को आप ये भी कह सकते हैं जैसे प्रातिनिधिक वाद। प्रातिनिधिक वाद होता है कि कोई व्यक्ति जो प्रतिनिधित्व करता है या जो प्रतिनिधि के रूप में वाद करता है या जिसके ऊपर वाद किया जा सकता है उसे रिप्रेजेंटेटिव सूट या प्रतिनिधिक वाद हिंदी में कहा जाता है। ये सीपीसी के आर्डर 1 में धारा 8 में आदेश 1 और नियम 8 में बताया गया है। ये आपके जो वादी होते हैं, जो प्रातिनिधिक वाद है उसमें कौन कौन से वादी हो सकते हैं, जैसे एग्जीक्यूटर्स होते हैं। एग्जीक्यूटर्स हो गए जो ऐसे मामले को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ट्रस्टी हो गया जिसे न्यासी कहते हैं, न्यासी हो गया। मुतली भी कहा जाता है, मुतली हो सकता है, या कोई बेनामी ज़मीन, बेनामी प्रॉपर्टी है उसके लिए जो वाद करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव वादी कहलाते हैं। और ऐसे मामले जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव वाद यानी कि सूट कहलाता है। इसमें जैसे संयुक्त परिवार का जो कर्ता है, तो संयुक्त परिवार का जो मैनेजर है या जो कर्ता है, जो कर्ता धरता है संयुक्त फैमिली का, संयुक्त फैमिली के जो मालिक होते हैं वो अगर वाद करते हैं या उनके विरुद्ध वाद किया जाता है तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव वाद में आ जाएगा। अगर ऐसा कोई मामला है जो पब्लिक के लिए किया जा रहा है और कोई पब्लिक मेंबर है जो मान लीजिए लोक सदस्य है, वह पब्लिक के हित के लिए, पब्लिक के अधिकार के लिए कोई वाद करता है तो वह भी रिप्रेजेंटेटिव वाद में आता है। तो इसको हमने बताया कि ये आदेश 1 और नियम 8 में, अर्थात आर्डर 1 रूल 8 में आपके सीपीसी में बताया गया है। इसके बाद एक वाद है जिसको इंटरप्लीडर सूट बोलते हैं। इंटरप्लीडर सूट को हिंदी में अंतराभिवाची वाद कहा जाता है। अंतराभिवाची वाद जो है ये आर्डर 35 में है और धारा 88 है। धारा 88 आदेश 35 में अंतराभिवाची वाद बताया गया है।
अंतराभिवाची वाद का मतलब यह हुआ, इससे यह तात्पर्य होता है कि इसमें एक वादी और एक प्रतिवादी होता है। तो एक वादी और प्रतिवादी जो होता है, इसमें जो मामला होता है वो वादी का नहीं होता है, बल्कि प्रतिवादी से ही होता है, जिसमें वादी भी जो होता है, जो वाद कर रहा होता है, मामला मूल रूप से उससे संबंधित होता नहीं है, लेकिन उसको कहीं न कहीं वादी के रूप में वाद करना होता है। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। उदाहरण के लिए मानकर चलें कि एक किराएदार है और वह एक मकान में रहता है, अर्थात ए का मकान है। ए के मकान में बी रहता है किराएदार के रूप में, और वह ए को हमेशा किराया देता है। एक समय आया कि ए मर गया, ए अब नहीं है। ए के 2 बच्चे हैं, सी और डी। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जो बी है किरायादार, वह सोचता है कि हम अब किराया किसको दें, सी को दें या डी को दें। और सी और डी ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, या इन दोनों के बीच में इस वाद का विवाद भी होता है। वो बी से अर्थात किराएदार से ये कह रहे होते हैं कि किराया हमें दो। सी बोलता है किराया हमें दो, डी बोलता है किराया हमें दो। तो बी के साथ यह असमंजस होता है, यह जो है कि समस्या प्रतीत होता है कि वह किराया किसको दे, बी सी को दे या डी को दे। तो जब बी न्यायालय में ऐसा मुकदमा करता है कि उसे यह निश्चय कर दिया जाए, उसे यह बता दिया जाए कि वह किराया सी को दे या डी को दो, इसी को अंतराभिवाची वाद कहा जाता है। इसके साथ ही साथ हम एक और वाद पढ़ेंगे जिसे पॉपर सूट बोलते हैं। पॉपर सूट को हिंदी में अकिंचन वाद बोलते हैं। अकिंचन अर्थात गरीब, ऐसा व्यक्ति जो बहुत गरीब है, वह मुकदमा के लिए या न्यायालय के फीस के लिए या जो भी मुकदमा करने में या मुकदमेबाजी में जो खर्चे आते हैं उसके लिए सक्षम नहीं है। तो ये जो आपका पॉपर सूट है, इसी को अंग्रेजी में इंडिजेंट सूट भी कहा जाता है। इंडिजेंट इंडिया में यूज किया जाता है, पॉपर जो है ये कॉमन लॉ की भाषा है, तो हमारे यहाँ इंडिजेंट सूट कहा जाता है। और जो आपका अकिंचनवाद है या पॉपर सूट या इंडिजेंट सूट कह सकते हैं, ये सीपीसी के आदेश 33 में बताया गया है। इसमें यह बात बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय में वाद करने के लिए या मुकदमा लड़ने के लिए या मुकदमेबाजी में जो खर्च आते हैं या न्यायालय की फीस देने में असमर्थ है, इतना गरीब है कि वह फीस भी नहीं दे सकता है, तब वह राज्य सरकार से प्रार्थना करता है कि उसे सरकारी वकील दिया जाए, जिससे कि उसकी मुकदमा लड़ी जा सके, उसका मुकदमा देखा जा सके और उसके केस को कंडक्ट किया जा सके। तो ऐसे वाद को अकिंचन वाद कहा जाता है। अब हम आएंगे एक जो सिद्धांत है, एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर का मतलब हो गया अंतर्निहित शक्ति, ऐसी शक्ति जिसके पास ऐसी शक्ति है वह स्वयं आवश्यकता अनुसार, नेसेसिटी के अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, आवश्यकता अनुसार या आवश्यक होने पर अपने अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके किसी भी मामले के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है या पहुंचा जा सके। ऐसे मामलों को या ऐसे पावर को, ऐसी शक्ति को इनहेरेंट पावर कहा जाता है। इनहेरेंट पावर में किसी कार्य को अधिकार के रूप में करना होता है या अधिकार के रूप में, या गलत है तो उसे नहीं करना होता है, ये चीज़ें पाई जाती हैं। और जो इनहेरेंट पावर है ये दीवानी प्रक्रिया संविदा में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इस मामले में एक केस आया था, एक मामला आया था मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल। मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल 1962 के मामले में पहली बार इस पे
प्रकाश डाला गया कि जो अंतर्निहित शक्ति है उसे कब यूज किया जाएगा और कब इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे जब कानून में, जब विधि में या दीवानी प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट रूप से, अभिव्यक्त रूप से ये बात लिखी गई है या बताई गई है कि इस मामले पर अपील किया जा सकता है या इस मामले पर इनहेरेंट पावर की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे इनहेरेंट पावर की आवश्यकता नहीं होगी। जिस मामले को स्पष्ट किया गया है ऐसे मामलों पर इनहेरेंट पावर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अंतर्निहित शक्ति जो है इसको सीपीसी की धारा 151 में अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी 1908 में इसे बताया गया है। और जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी की धारा 482 में भी बताया गया है कि हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर होता है। और अगर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद है उस 142 अनुच्छेद 142 में अंतर्निहित शक्ति की बात बताई गई है कि संविधान कब अपने अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अंतर्निहित शक्ति को एक राइट के रूप में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, एक हक के रूप में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ये ऑप्शनल होता है। अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग विवेक के अनुसार जो जजेस होते हैं, जो जस्टिस कर रहे होते हैं, वो अपने विवेक के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं। ये एक राइट्स के रूप में नहीं है कि इसे हक के तौर पर चैलेंज किया जा सके। सबसे पहले इसको मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल 1962 के मामले में बताया गया था। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जैसे आपका ये हो गया, अपील हो गई, तो अपील के बारे में हम बात करेंगे। अपील ये सीपीसी की किसी भी धारा के अंतर्गत या सीपीसी में कह सकते हैं कि कहीं भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है। और अपील, जैसे अपील का तात्पर्य ये होता है कि किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिक्री से या जजमेंट से कोई जो वादी है या प्रतिवादी है जो कि संतुष्ट नहीं है, अगर वो उसके आदेश, निर्णय, डिक्री से संतुष्ट नहीं है तो उसके सीनियर कोर्ट में अर्थात हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। उस पर पुनः सुनवाई के लिए उसमें अपील किया जा सकता है। तो अपील के 3 प्रकार होते हैं और ये जैसे 3 प्रकारों में सबसे पहला प्रकार जो है ये आपको आदेश 41 में मिलेगा, सीपीसी के आदेश 41 में और धारा 96 में ये बताया गया है कि डिक्री के विरुद्ध अपील कब किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता है। और दूसरे प्रकार का जो अपील है ये आदेश 42 में आप पढ़ेंगे, ये 42 में इसका विस्तार से प्रावधान किया गया है। और तीसरे प्रकार का जो अपील है ये सीपीसी के आदेश 43 में विशेष रूप से इस पर प्रकाश डाला गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेफरेंस। तो रेफरेंस सीपीसी की धारा 113 में बताया गया है। ये तब प्रयोग किया जाता है जब जैसे कि कोई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है और उसके पास ऐसे प्रकृति का मामला आ गया है या ऐसा मामला आ गया है जिस पर कंडक्ट करने का उसको जुरिडिक्शन नहीं है, उसका क्षेत्राधिकार नहीं है, वह उस पर निर्णय नहीं ले सकता या निर्णय नहीं दे सकता है। तो ऐसे मामले में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है वो अपने सुपीरियर कोर्ट को ये बातें बताता है, उनके संज्ञान में देता है कि मेरे पास ऐसा मामला आ गया है जिस मामले पे सुनवाई करने का मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है, तो आप इस मामले को देखें। और वह जो सुपीरियर कोर्ट होता है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट का ऐसे मामले को अपने यहाँ बुला लेता है, अपने यहाँ मंगा लेता है, इसी को रेफरेंस कहा जाता है। ये सीपीसी की धारा 113 में बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका रिवीजन है। रिवीजन आपके सीपीसी की धारा 115 में बताई गई है। इसमें रिवीजन का मतलब ये हुआ कि जब ऐसे मामले हो गए कि जिसमें अपील नहीं किया जा सकता है
या अपील करने का आपके पास कोई हक नहीं है, राइट नहीं रह जाता है। जब कोई कोर्ट आपको निर्णय दे दिया, जजमेंट आ गया और उस पर अपील करने का आपको हक नहीं है, तो आप रिवीजन के थ्रू हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सीपीसी की धारा 115 होता है, तो आप हाई कोर्ट से ये निवेदन कर सकते हैं कि श्रीमान जी इस पर दोबारा रिवीजन करके इस मामले को देखा जाए और इस पर स्पष्ट निर्णय दिया जाए, जिससे कि हम न्याय को प्राप्त कर सकें। अगला पॉइंट आपका जो होगा ये है रिव्यू। तो रिव्यू जो होता है, रिव्यू ये आप रिव्यू को री एग्ज़ामिन भी बोल सकते हैं, रिकंसीडर भी कहा जा सकता है। रिव्यू तब किया जा सकता है जैसे सेम कोर्ट में सेम मामला है, कोई वही मामला होना चाहिए और वही न्यायालय होना चाहिए, और उसी जज के माध्यम से जैसे कोई जजमेंट दिया गया है और उसी जजमेंट में, उसी डिसीजन में बाद में कोई एक्स्ट्रा आपके पास एविडेंस हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि जो जजमेंट आया हुआ है उसमें कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गया है, कोई त्रुटि हो गई है, तो ऐसे त्रुटि को सुधारने के लिए या आपके पास कोई अतिरिक्त साक्ष्य या सबूत प्राप्त हो जाता है, जिसे आप ये दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से, माननीय न्यायालय से कि श्रीमान इस पर री एग्ज़ामिन किया जाए, इस पर रिकंसीडर किया जाए, हमारे पास अतिरिक्त साक्ष्य या सबूत है जिससे इस पर जो है कि उचित न्याय हो सके, उचित निर्णय लिया जा सके। तो इसे जो है रिव्यू या री एग्ज़ामिन या रिकंसीडर कहा जाता है। अब इसी के साथ साथ हम आएंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है, ऐसा अधिनियम है जिसे परिसीमा अधिनियम या मर्यादा अधिनियम कहा जाता है। यह 1963 में बनकर के तैयार हुआ और 1 जनवरी 1964 में पूर्ण रूप से भारत में लागू हुआ। संपूर्ण भारत में 1 जनवरी 1964 से ये लागू हो गया। यह ऐसा अधिनियम है जो सभी नियमों, सभी विधियों में प्रयोग किया जाता है, सभी विधियों पर लागू होता है। यह अधिनियम ऐसा अधिनियम है कि जब ये एक तरह का टाइम लिमिट बताता है, किसी भी नियम या किसी भी वाद को या लिटिगेशन को जब एक टाइम बार्ड नहीं दिया जाएगा, उसमें एक समय सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी, तो ढेर सारे या बहुत ज़्यादा वाद न्यायालय में हो सकते हैं, उसका बर्डन हो सकता है और वाद का न्याय होने में या उस पर निर्णय लेने में लंबा समय लग सकता है, लंबित हो सकता है, जिससे न्याय की हार हो सकती है, न्याय जो है कि नहीं हो सकता है जब ज़्यादा लंबा समय हो गया, लेंदी प्रोसीजर हो गया, या ये कह सकते हैं कि किसी भी सीमा में या अंत तक लिटिगेशन का अंत ही नहीं होगा, वादों का अंत ही नहीं हो सकता, कभी अंत ही नहीं हो सकता है। अगर समय सीमा न दिया जाए तो कोई भी मामला है जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी न्यायालय में वाद किया जाएगा, तो उस पर निर्णय लेने में दिक्कतें होंगी और न्यायालय में बहुत सारे वाद हो जाएंगे और वादों का अंत नहीं होगा। इसलिए एक इसमें टाइम फिक्स किया गया है, टाइम बार्ड किया गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कानून जागरूक लोगों की मदद करती है। जो व्यक्ति सोया है या सोया हुआ है, जिसको अपने राइट्स का ध्यान नहीं है या ख्याल नहीं है कि हमें कब वाद करना है, हमें कब अपने राइट्स के लिए स्टेप लेना है, कब कदम बढ़ाना है, हमें कब जो है कि न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, तो वह न्याय नहीं पा सकता है, उसके लिए कानून मदद नहीं कर सकती है। आप एक कह सकते हैं कि फिक्सिंग लाइफ स्पैन ऑफ लीगल रेमेडी। फिक्सिंग लाइफ स्पैन ऑफ लीगल रेमेडी का मतलब ये हुआ कि लीगल रेमेडी के लिए आपको फिक्सिंग लाइफ स्पैन होना चाहिए। और अधिनियम ये जो है आपका परिसीमा अधिनियम में 5 अध्याय है और इसमें कुल मिला जुला करके 32 सेक्शन हैं। इसमें 32 सेक्शन यानी कि 32 धाराएं हैं और एक अनुसूची इसमें बताई गई है। तो ये आपका मर्यादा अधिनियम या परिसीमा अधिनियम था, जिसके बारे में मैंने संक्षेप से बताया। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें
और इसी लाभ उठाएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।